हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। माय नेम इज निधि। सो दोस्तों, एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। सिविक्स की क्लास 6 की एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर विच इज व्हाट इज गवर्नमेंट आज हम करने वाले हैं। इससे पहले के हम सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन डिस्कस किया था। तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या करें, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं। अभी हम बेसिक चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाद में आप देखेंगे कि आपके जो एडवांस लेवल पर जब आप पढ़ते हैं या हायर लेवल पर जब आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हो, उस समय जो अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट्स की, उसको बिल्ड करने में मदद करेगी। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स की। बिफोर वी जंप एंड मूव टू दी सेशन, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर। मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। डिटेल्स या इन दोनों का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिए क्लास के अपडेट्स के लिए, शेड्यूल्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए। और भी अगर आप कुछ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रॉक्सी ज्ञान, जहां पर हमने, ये हमारा एक मोटो है विच इज वेयर क्वालिटी मीट्स अफोर्डेबिलिटी। हम आपके लिए बैच लेकर आए हैं। यूपीएससी का बैच 1 है, केवल 50 बच्चों का। बहुत तेजी से सीट्स भर रही हैं, मात्र कुछ सीट्स बची हैं। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया तो अभी एनरोल कर लीजिए दोस्तों। क्लासेस हमारी 9 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं, तो बिल्कुल डिले मत कीजिए। ये सारे बेनिफिट जैसे लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, वन ऑन वन मेंटोरशिप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ सेशंस और सिविल सर्वेंट्स के साथ सेशंस आपको मिलने वाले हैं। आंसर राइटिंग के साथ इवैल्यूएशन, एमसीक्यूज, हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे विच इज अ वैल्यू एडिशन जो हम आप एक्सक्लूसिवली आपको दे रहे हैं। पर्सनल अटेंशन होगी और स्टूडेंट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ हम इसको लेकर आ रहे हैं। केवल 50 बच्चों के लिए ये बैच होगा, ताकि वन ऑन वन जो इंटरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल टेंशन की बात कर रहे हैं, वो हम दे सकें। इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अभी हमसे जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं समझने की गवर्नमेंट को। सरकार एक्चुअली क्या है? तो सरकार एक ऐसी बॉडी है, गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो हर देश को जिसकी जरूरत होती है डिसीजंस लेने के लिए और चीजों को करने के लिए। अब आप पूछेंगे डिसीजंस कैसे? डिसीजंस जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, लाइक रोड्स बनाना, स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना। इसके अलावा जो बेसिक हाउस होल्ड कमोडिटीज हैं, उनके प्राइसेस को मैनेज कर, जैसे जो रोजमर्रा की चीजें जो हम आप और हम यूज करते हैं, इट कैन बी आटा, दाल, चावल, चीनी, या फॉर दैट मैटर पेट्रोल, सिलेंडर, इनके प्राइसेस को मैनेज करना। इसके अलावा हमारे देश की जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट भी करना, ताकि हम लोग जो इस देश में रहते हैं अपने आप को सिक्योर फील कर सके। तो ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है सरकार को, इस संबंध में डिसीजन लेने होते हैं, बल्कि प्राइसेस को भी मैनेज करना होता है और साथ साथ देश को प्रोटेक्ट भी करना है, देश की बाउंड्रीज को, टेरिटरीज को भी प्रोटेक्ट करना है। ये सारे डिसीजन जो है, ये कैसे किया जाएगा, कैसे होना है, ये सब सरकार लेती है, ये गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है पॉलिसी मेकिंग के लिए, फॉर पुअर टू हेल्प देम ग्रो। अब सबके लिए एक से डिसीजंस लिए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब लोग एक से तो नहीं है। तो जो वालनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो एक गरीब तबका है, जिसको ज्यादा चीजों की आवश्यकता है, जिसको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, उसके लिए भी पॉलिसी मेकिंग का काम किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार की ही जिम्मेदारी है, सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब जैसे कभी भी कहीं पर भी जब लोग साथ में रहते हैं या काम करते हैं, तो एक एक बेसिक सेट ऑफ रूल्स सबको फॉलो करने पड़ते हैं ना। और उसमें कोई ना कोई एक अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने के लिए, है ना। अब सब लोग अपनी अपनी मर्जी से काम करेंगे तो काम सही तरीके से होगा नहीं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लिए जाते हैं, जब साथ में लोग काम करते हैं, साथ में रहते हैं। आपके घरों में भी कोई एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगी, इसी तरह देश को चलाने के लिए भी सरकार होती है जो डिसीजन लेती है, इंपॉर्टेंट डिसीजन। कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स भी होते हैं। सभी के घरों के रूल्स होते हैं भाई, आप जैसे आप छोटे बच्चे हैं तो रात को बाहर नहीं जाना है, या इतने समय तक पार्टी नहीं करनी है, कुछ भी इस तरह के जो रूल्स होते हैं ये बनाए जाते हैं ना, दे आर फॉलोड बाय एवरीबडी। तो ये रूल्स हैं, जब हम देश की बात करते हैं तो सरकार ये रूल्स बनाती है। ये सेट ऑफ बेसिक रूल्स हैं जो सबको फॉलो करने होते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे, या यू नो पीस बनी रहे, है ना, शांति का माहौल रहे, सब साथ में बेसिक लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर सके और सभी मिलजुल कर रह सके। सभी के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एवरीबडी हैज टू फॉलो। तो ये छोटे लेवल पर भी होता है और बड़े लेवल पर भी होता है, ये सरकार के लेवल पर भी होता है। और ये सब किसके द्वारा किया जाता है? ये सब चीजें, जैसे जो सेट ऑफ रूल्स बनाने हैं या डिसीजन लेने हैं, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, सब सरकार के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन क्या सरकार ये अपने लिए कर रही है? सरकार एक्चुअली है क्या? अगर हम अपने देश की बात करें तो भाई
सरकार क्या है, कोई एक मशीन है क्या? नहीं, इट इज पीपल। एंड हमारे देश के केस में इट इज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो उन जनता के बिहाफ पर डिसीजंस ले, है ना। तो यहाँ पर ये सारे काम सरकार के द्वारा किए जाते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। गवर्नमेंट इसके अलावा बहुत सारे सोशल जो इश्यूज होते हैं उनके लिए भी डिसीजंस लेती है, उसके डिसीजन लेने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ताकि जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनको अपलिफ्ट किया जा सके। उनके लिए पॉलिसी मेकिंग, उनके लिए प्रोग्राम्स लाए जाते हैं। कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, अब सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ज़रूरी नहीं है, कुछ ना कुछ जब दो लोग साथ में होते हैं तो भी डिस्प्यूट हो जाता है। तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है या किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, तो ऐसे में कोर्ट्स उसका रेजोल्यूशन करते हैं, उसको रिजॉल्व करते हैं। तो कोर्ट जो हुए वो भी सरकार का ही एक तरह से कह सकते हैं हिस्सा है, पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर और ये सब अभी मत सोचिएगा आप, अभी आप 6 लेवल की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसी तरह समझना शुरू की। ठीक है, जैसे हम सिंपल सरकार के अगर ऑर्गन की बात करें इंडिया की हम, तो इट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों ही ऑर्गन सरकार के पार्ट है ना। ये 3 पार्ट्स हैं, 3 ऑर्गन्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। तो अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि ना केवल विश्व के सबसे बड़े देशों में से एक है, पॉपुलेशन वाइज तो आई थिंक वी आर नंबर 1, नॉट आई थिंक, आई एम श्योर हम नंबर 1 हो चुके हैं, हमने सरपास कर दिया है चाइना को। बट इसके साथ साथ डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो हमारे यहाँ सरकार 3 लेवल पर काम करती है, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को। जैसे कि नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, वो पूरे देश की गवर्नेंस संभालती है नेशनल लेवल पर। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट इंडिविजुअल स्टेट्स कवर किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, स्टेट लेवल पर। और लोकल गवर्नमेंट विलेजेस, टाउन्स या लोकेलिटी जो होती है वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आ जाती है। तो बेसिकली जोग्राफिकल यूनिट्स डिवाइड कर दी गई हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। पूरा देश नेशनल गवर्नमेंट, उसके बाद देश डिवाइडेड है स्टेट्स में, तो स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट्स फर्दर डिवाइडेड हैं इन टाउन्स एंड विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स और वो सब आप बोलेंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर क्या है, गांव और शहर है ना, तो उनके गवर्नेंस के लिए लोकल लेवल पर गवर्नमेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉज एंड गवर्नमेंट। अब सरकार का एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन मेकिंग लॉज फॉर द पीपल, सबके लिए कानून बनाना और सबको वो फॉलो भी करना। अब केवल लॉज बनाना क्या सिर्फ यही सरकार का काम है? नहीं, लॉज बनाना तो काम है ही, एट द सेम टाइम उनको इन्फोर्स करना भी जरूरी है। अब सोच के देखिए ना, कानून तो है लेकिन कानून का इन्फोर्समेंट नहीं है, तो क्या उस कानून के कोई मायने होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर कानून बनाना और उसको इन्फोर्स भी करना, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी होता है गवर्नमेंट का। अगर पावर ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है, मतलब उसको लागू करने का पावर है ही नहीं, तो लॉज बनाने की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। कानून बनाते रहो, इन्फोर्स होगा ही नहीं, तो उस कानून का कोई मायना ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया भी हुआ आपकी बुक में कि भाई एक लॉ है जो कहता है कि सभी जो मोटर व्हीकल ड्राइवर्स हैं उनके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एक व्यक्ति बिना लाइसेंस के पकड़ा जाता है, लेकिन अब उस व्यक्ति को, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को या तो जेल होगी या उसको फाइन किया जाता है एक बड़ा अमाउंट, है ना, क्योंकि भाई उसका लाइसेंस नहीं है। कानून ये कहता है कि भाई लाइसेंस होना चाहिए, करेक्ट। और अगर आपके पास लाइसेंस नहीं पाया जाएगा तो ये होगा, तो ये इन्फोर्सेबिलिटी आ गई। या फिर फॉर एग्जाम्पल हेलमेट पहनना कंपलसरी है, हेलमेट पहनना इज अ लॉ। अगर आप टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसके पीछे कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा नहीं। तो क्या लोग फॉलो करेंगे उस लॉ को? नहीं। एनफोर्सेबिलिटी कब आएगी? जब पता है कि हेलमेट नहीं पहनोगे तो जेल जाओगे या फाइन लगेगा, है ना। तो ये एनफोर्सेबिलिटी है। तो अ लॉ विदाउट द एनफोर्सेबिलिटी इज ऑफ नो वैल्यू। अ लॉ नीड्स टू हैव द पावर ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ऑल्सो, तभी उसके मायने भी हैं। तो सरकार ये काम करती है कि कानून बनाती भी है, उसकी इन्फोर्सेबिलिटी भी इंश्योर करती है। ठीक है, चलिए, इन लॉज के बिना गवर्नमेंट की जो पावर है डिसीजन लेने की, वो किसी भी काम की नहीं होगी। ठीक है, पावर है, डिसीजन लेंगे, इन लॉज बनाने का अधिकार नहीं है, इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है, तो क्या वो जो चीजें बन रही हैं, डिसीजन लिए जा रहे हैं, उसका कोई मायने होंगे? मायने नहीं होंगे। जस्ट लाइक द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ तो हमने सरकार की पावर की बात करी, तो अभी हमने कहा कि ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल वाइल द एक्सरसाइज इट्स लीडरशिप, गवर्नमेंट ऐसा करती है, डिसीजन लेती है। तो क्या जनता के पास कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल, जनता के पास अधिकार हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो डिसीजन लेती है,
और वो लॉज बनाती है, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी करती है। जनता के पास भी अधिकार है कि अगर उनको लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है किसी भी बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट जा सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं कि जो कानून है जो बनाया गया है, लॉ ऑफ इक्वालिटी या इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो फॉलो नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो कोई भी सर्वोपरि नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि सरकार जो चाहे वो करेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। सरकार डिसीजंस लेती है, सरकार कानून बनाती है, लेकिन वो कानून सरकार को भी फॉलो करने होंगे। एवरीबडी हैज टू फॉलो इट। वो सेट ऑफ रूल सबको फॉलो करने हैं। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो हम अग्रीव्ड सिटीजन्स, अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कानून के बियॉन्ड हो रहा है, उससे अलग हो रहा है, या कानून फॉलो नहीं किया जा रहा, तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट यहाँ पर डिसीजन लेंगे और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाना चाहिए ऐसी स्थिति में। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की तो हमने बात कर ली। अब गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? गवर्नमेंट मेजरली दो तरह की, एक होती है डेमोक्रेसी और दूसरी होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी शब्द जो है इसका ग्रीक ओरिजिन है, विच कम्स फ्रॉम द टर्म्स डिमोस विच मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स रूल, यानी पीपल्स रूल। आपने बहुत फेमस से सुना होगा ना, ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, डेमोक्रेसी है ना, लोकतंत्र, जनता का शासन। अब यहाँ पर क्या होता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, इस तरह की गवर्नमेंट में जनता, पीपल गिव पावर टू द गवर्नमेंट। हम लोग पावर दे रहे हैं सरकार को रूल करने। ये कैसे किया जा रहा है? क्या हमने किसी को भी कहा कि आप जाके रूल कीजिए? नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है विच इज कॉल्ड इलेक्शन। इलेक्शन में हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, एक बार इलेक्ट होने के बाद इन्हीं में से कुछ लोग मिलकर सरकार बना। आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें आपको बेहतर समझ में आने लगेंगी। डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, आपको आगे तक काम आएगी। द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, यानी कि अकाउंटेबिलिटी है, आंसरेबिलिटी है। सरकार जो डिसीजंस ले रही है, अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहे तो वो डिसीजन एक्सप्लेन करने ज़रूरी होते हैं गवर्नमेंट को, और अपने एक्शंस को डिफेंड भी किया जाना चाहिए, डिफेंड भी किया जाता है लोगों के सामने। तो गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल फॉर इट्स एक्शंस। तो इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबिलिटी है भाई, आपको जवाब देना पड़ेगा अगर लगता है कि जनता के हिसाब से नहीं हो रहा, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, है ना। जनता ने आपको चुना है और आपके जो डिसीजन है उससे जनता सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा, अपने एक्शन को डिफेंड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, डेमोक्रेसी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मोनार्की, मोनार्की में मोनार्क होता है, एक शासक होता है जिसके पास डिसीजन लेने की पावर होती है और सरकार चलाने की। मोनार्क के पास दे कैन बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ वो मैटर्स डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है ऑफ मेकिंग डिसीजंस, जो पावर है वो किसके पास है? वो मोनार्क के पास ही है। इन अ मोनार्की द मोनार्क हैज नो अकाउंटेबिलिटी ऑफ हिज और हर एक्शन। अपने एक्शंस के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता। दिस इज मोनार्की। डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी, मोनार्की नो अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, नाउ कम्स डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आज के समय में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, है ना, प्रतिनिधित्व सरकार। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में, लेकिन वो अपने प्रतिनिधियों के द्वारा डिसीजन मेकिंग का हिस्सा, यानी कि देयर विल बी अ लॉर्ड ऑफ पीपल। ठीक है, लेट्स से कि बहुत सारे लोग हैं, डिसीजन लेना है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा डिसीजन लेना, है ना। ऐसे बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं, तो ये अपने एक प्रतिनिधि को चुनेंगे। इस तरह के ग्रुप्स में से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स, जब ये सभी रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं तब ये डिसीजन लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द लार्जर पॉपुलेशन। दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये चुने कैसे जा रहे हैं? बाय द प्रोसेस विच इज कॉल्ड द इलेक्शन प्रोसेस। ऑलराइट, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर है आज की डेमोक्रेसी, विच इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। वोट देने का अधिकार साधारण भाषा में। इसका मतलब क्या हुआ
कि भाई कोई भी जो अडल्ट है कंट्री के, जैसे हमारे देश में 18 साल की आयु और उससे ऊपर के जो लोग हैं वो अडल्ट की कैटेगरी में हैं, वो अडल्ट हैं, ठीक है। तो उनके पास अधिकार है वोट करने का, चुनने का अपने प्रति, करेक्ट। लेकिन क्या हमेशा से सभी अडल्ट को अधिकार था वोट देने का? वॉज इट लाइक दिस ऑलवेज? पुराने टाइम में सरकारें चुनी जाती थी, बनती थी, लेकिन सभी के पार्टिसिपेशन से नहीं बनती। अभी तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सभी अडल्ट को अधिकार है, बिना जाति, धर्म, समुदाय, जेंडर, कोई भेदभाव नहीं होता। एवरीबडी हु इज एन अडल्ट, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट कर सकता है। पहले ऐसा नहीं होता। पहले सरकारें बनती थी महिलाओं और गरीब लोगों के बिना पार्टिसिपेशन से ही। केवल पुरुष जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी होती थी और एजुकेटेड होते थे वही वोट कर सकते, कुछ क्राइटेरियाज थे। और ऐसा भारत में भी होता था। आजादी से पहले केवल एक छोटी सी माइनॉरिटी थी, अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर अलाउड टू वोट एंड डिटरमाइन द फेट ऑफ मेजॉरिटी। मतलब थोड़े से लोग जिनके पास पैसा है या एजुकेटेड है, ये क्राइटेरिया होते थे, तभी आप वोट करोगे, अन्यथा आप वोट नहीं कर सकते। लेकिन ये आज़ादी से पहले की बात है। और इस प्रथा को, जो लिमिटेड फ्रेंचाइज है, इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं भी किया है। इसको लेकर एक्सेप्टेंस थी नहीं। और बहुत सारे इंक्लूडिंग गांधी जी, बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग गांधी जी, उन्होंने डिमांड किया कि भाई पूरे देश के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं, तो सभी देश के जो अडल्ट हैं, जो वयस्क है, उसके पास ही अधिकार होना चाहिए अपने प्रतिनिधि को चुनने का। उनके पास अधिकार होना चाहिए वोट डालने का, ताकि वो अपने प्रतिनिधि को चुन सके, जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और गांधी जी ने अपना ये जो मत है वो मेंशन किया था अपने जर्नल यंग इंडिया में 1931 में। तो देखो ये एक ब्यूटी है एनसीआर, दे गिव यू अ लिटिल स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स। जैसे यहाँ पे गांधी जी का जर्नल है यंग इंडिया, 1931 में उन्होंने यूनिवर्सल के बारे में बात की है। इस तरह के आपको छोटी छोटी फैक्ट्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अब विमेन राइट टू वोट के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने बात की कि भाई इंडिया में ऐसा हो रहा था या पहले टाइम्स में ऐसा होता था, तो केवल भारत में ही ऐसा नहीं था कि गरीब और महिलाएं वोट नहीं करेंगे। इट वॉज लाइक दिस अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में ऐसा होता। ऐसा माना जाता था कि भाई महिलाएं घर संभालती हैं और वो क्या डिसाइड करेंगे कि देश में जो सरकार बनेगी उसका क्या रोल होगा या उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। इस तरह का थॉट होता था पहले। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज ना, मेन यूज्ड टू गो आउट, दे यूज्ड टू वर्क, दे वर द ब्रेड अर्नर्स। तो लगता था कि वही डिसीजन मेकर्स हैं सभी चीज़ों, वही डिसीजन मेकर्स हैं अपने प्रतिनिधि चुनने के, महिलाओं को जरूरत नहीं है, या वो क्यों चुने। सिमिलरली पुअर, उनके पास कोई से नहीं होता था। तो इट वॉज अक्रॉस दी ग्लोब, ये बिल्कुल सबके साथ ही था। वो तो इट वॉज ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर, जब पुरुष वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बने और महिलाओं ने घर के साथ साथ ब्रेड अर्निंग की जिम्मेदारी भी ली, तो ये रियलाइजेशन हुआ दैट दे आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद उनका स्ट्रगल शुरू हुआ, द स्ट्रगल जो कि वॉज बेसिकली फॉर द राइट, विमेन राइट टू वोट, कि महिलाओं को भी वोट करने का अधिकार है। और ये सब हुआ फर्स्ट वर्ल्ड, ठीक है, जिसको वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा गया। सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। महिलाओं के पास भी अधिकार होना चाहिए कि वो अपने प्रतिनिधि चुने, उनके पास भी वो अधिकार, उनको भी वो अधिकार दिया जाना चाहिए। तब जाके अमेरिकन महिलाओं को ये अधिकार मिला 1920 में, और यूके में यह अधिकार मिला 1928 में। तो उससे पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स ही नहीं, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज था ही नहीं, ठीक है। दिस इज what the government means and this is how the government is elected, and voting right कितना important है इससे आपको यहाँ पर समझ में आए। now the task is that you have to read the chapter। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स ड्रॉप इन कीजिए। वी विल हैव स्पेशल जूम सेशन फॉर ऑल दी लर्नर्स जिनके डाउट्स आएंगे, एंड वी कैन रिजॉल्व देम। वन ऑन वन इंटरेक्शन भी हम वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप डेमो क्लास हमारी अटेंड करना चाहते हैं दोस्तों, तो 9 अक्टूबर से बैच के साथ डेमो भी शुरू हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आपको एक वीक का डेमो मिल रहा है, एक वीक का ट्रायल मिल रहा है हमारे जीत निश्चय बैच का। अगर आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके अभी जुड़ जाइए, एनरोल कर लीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, और संतुष्ट होने के बाद ही बैच का हिस्सा बने, ठीक है। क्योंकि लिमिटेड सीट्स है, तो आप चाहे तो सिर्फ 500 रुपये दे के अपनी सीट को रिजर्व भी कर सकते हैं। तो डू रिजर्व द सीट हियर, ऑलराइट। चलिए,
That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel. And also hit the bell icon so that you get notifications about our latest update. Thank you so much. God bless. Take care.